हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन, जिसे कई सालों तक एक स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड और एक रूल बेस्ड ग्रुप माना जाता था, आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। एक कॉमन करेंसी, एक सिंगल मार्केट और एक शेयर्ड विजन, यही यूरोपीय यूनियन की पहचान थी। लेकिन 2025 के बाद जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि यूरोप के अंदर अब पहले जैसी एकता नहीं रही। अमेरिका का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने एनर्जी को एक ग्लोबल वेपन बना दिया है, और चाइना क्वाइटली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के जरिए यूरोप के अंदर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। इसी बैकग्राउंड में ईयू के कुछ मेंबर कंट्रीज ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन पर पूरे यूरोप में चर्चा हो रही है। सवाल ये नहीं है कि क्या यह फैसले सही हैं या गलत। असली सवाल यह है कि क्या अब ईयू के अंदर हर देश सबसे पहले अपनी इकोनॉमी और अपनी सिक्योरिटी को बचाने का सोच रहा है। और इसी बदलती सिचुएशन में हंगरी एक क्लियर एग्जाम्पल बनकर सामने आता है। पिछले कुछ सालों में हंगरी के अंदर चाइनीज एक्सपोर्ट करीब 93% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और यही यूरोप के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है। हाल ही में हंगरी ने चाइना की बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी BYD के साथ एक मेजर इन्वेस्टमेंट डील साइन की है, और इस डील के तहत चाइनीज कंपनी 2026 के सेकेंड क्वार्टर से अपने कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हंगरी में शुरू करने वाली है। पिछले साल ही चाइनीज कंपनी ने करीब 40 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बेची थी। बुडापेस्ट के पास बनने वाली ये इलेक्ट्रिकल कार प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि फ्यूचर मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांजिशन का सिंबल माने जा रहे हैं। करीब $70 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से करीब 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स आने की उम्मीद है, जिससे लोकल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के नए रास्ते खुलेंगे। हंगरी सरकार के लिए ये डील इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब और इंडस्ट्रियल ताकत से जुड़ी हुई है। ईयू के कुछ पॉलिसी मेकर्स ने इसे इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग रूल के एंगल से देखा है, लेकिन हंगरी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर ग्लोबल कंपनियां आ रही हैं, तो जॉब क्रिएट कर रही हैं और इकोनॉमी को मजबूत कर रही हैं, तो उन्हें सिर्फ जियोपॉलिटिकल वजह से रोकना प्रैक्टिकल नहीं है। और इसी दौरान यूरोप के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, और वो है एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप में गैस सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हंगरी ने रशिया से जुड़ी टर्किश स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के एक्सपांशन को अप्रूवल दे दिया है, जिससे हर साल करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिलने की पॉसिबिलिटी है। हंगरी सरकार का लॉजिक पूरी तरह प्रैक्टिकल था, और इकोनॉमी स्टेबल एनर्जी सप्लाई के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है, और इस फैसले के पीछे आइडियोलॉजी से ज्यादा रियलिटी काम कर रही थी। लेकिन यही से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई ईयू मेंबर कंट्री ओपनली कहता है कि एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट है, तो इसे ईयू रूल के खिलाफ माना जाए या इसे नेशनल इंटरेस्ट का एक नॉर्मल डिसीजन समझा जाए? यही सवाल आज पूरे यूरोप में एक अनकंफर्टेबल डिबेट बन चुका है। दोस्तों, अब इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें जर्मनी की तरफ देखना होगा। जर्मनी सिर्फ ईयू का एक मेंबर नहीं है, बल्कि उसे ईयू की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। यूरोप की बड़ी इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पावर का बड़ा हिस्सा जर्मनी पर डिपेंड करता है। कार बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर हैवी मशीन्स और हाईटेक प्रोडक्ट तक, जर्मनी का प्रोडक्शन पूरे यूरोप की इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। इसीलिए जब 2025 के आखिर में जर्मनी ने चाइना के साथ अपने ऑटो और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का फैसला किया, तो इसे सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं माना गया, इसे यूरोप की चेंजिंग स्ट्रेटेजी का एक क्लियर सिग्नल समझा गया। मर्सिडीज और BMW जैसी कंपनियों के लिए चीन कोई नया पार्टनर नहीं है। ये मार्केट दशकों से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आज की सिचुएशन में जर्मनी अपने करीब 40% ऑटो पार्ट और टेक कंपोनेंट चाइना को भेजता है, और गवर्नमेंट प्लानिंग के हिसाब से 2026 तक ये ट्रेड करीब 50 बिलियन यूरो तक जा सकता है। इस ग्रोइंग इकोनॉमिक कनेक्शन ने ईयू की लीडरशिप के अंदर डिपेंडेंसी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन जर्मनी की ग्राउंड रियलिटी इससे कई ज्यादा टफ थी। उस समय जर्मनी की गवर्नमेंट पर कई तरह के प्रेशर एक साथ चल रहे थे। अंदरूनी पॉलिटिक्स में इलेक्शन का माहौल, इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ, जॉब्स को बचाने की चिंता और ग्लोबल कंपटीशन, ये सब एक साथ चल रहा था।
ऊपर से अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाने की वार्निंग, ग्लोबल सप्लाई चेन का बार बार टूटना, इन सब ने जर्मनी को मजबूर किया कि वो सिर्फ आइडियोलॉजी के हिसाब से फैसले न ले। जर्मनी की सोच साफ थी कि अगर इकोनॉमी कमजोर होगी तो सोशल स्टेबिलिटी पर खतरा पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एनर्जी सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई, बल्कि कुछ रास्तों पर बातचीत चलती रही, क्योंकि इंडस्ट्रीज को एनर्जी चाहिए थी। यहाँ किसी सीक्रेट डील या फिर बायलैटरल ट्रेड की बात नहीं थी, ये एक बैलेंसिंग एक्ट था। जर्मनी एक तरफ यूरोप की यूनिटी यानी कि यूरोप की एकता को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहता था कि उसकी इंडस्ट्रीज ग्लोबल रेस में पीछे न रह जाए। यही बैलेंस आज पूरे यूरोप में महसूस किया जा रहा है, ओपनली नहीं लेकिन अंदर ही अंदर। अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो ये साफ समझ में आता है कि यूरोप के अंदर एक नई तरह की टेंशन पैदा हो रही है। छोटे देश अपनी इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, जबकि बड़े देश ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि यूरोप टूट रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि ईयू किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या फ्यूचर में ईयू ज्यादा सेंट्रलाइज होगा, जहां सब पर एक जैसे नियम लागू हों, या फिर एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बनेगा जहां कंट्रीज अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सकेंगी। जब बड़े देश प्रैक्टिकल रास्ते चुनते हैं तो छोटे देशों को यह मैसेज जाता है कि रूल्स पूरी तरह फिक्स नहीं है। यही एक साइलेंट चेंज जो आने वाले सालों में ईयू की वर्किंग स्टाइल को बदल सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका ग्लोबल मतलब क्या है और इंडिया के लिए इसमें कौन से सिग्नल छुपे हुए हैं। ये स्टोरी सिर्फ यूरोप के इंटरनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। चाइना को इस समय यूरोप में ईवी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बड़ा एंट्री पॉइंट मिल रहा है। रशिया को एनर्जी एक्सपोर्ट से इनकम के नए रास्ते खुल रहे हैं और ईयू खुद को नए ग्लोबल रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। और इस बीच धीरे धीरे दुनिया मल्टीपोलर बन रही है। ब्रिक्स जैसे ग्रुप और भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ग्लोबल साउथ की वॉइस तेज हो रही है। सप्लाई चेन एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसी बैकग्राउंड में इंडिया और ईयू एफटीए टॉक्स का तेज होना बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि यूरोप अब रिलायबल अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। अगर फ्यूचर में अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है या फिर ट्रेड रूल को और भी टाइट करता है तो यूरोप को नए पार्टनर चाहिए होंगे और यहाँ इंडिया नेचुरली फिट बैठता है। स्किल्ड वर्कफोर्स, बड़े मार्केट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब भारत को एक स्ट्रांग पोजीशन में रखते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज तभी समझ में आएगी जब हम ग्लोबल सिग्नल को सही समय पर पढ़ेंगे। भारत और ईयू के बीच सालों से चल रही फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि 2026 के शुरुआती महीनों में इससे जुड़ा एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। ईयू की टॉप लीडरशिप यानी कि अर्सुला वॉन डेयर लेयन ने साफ रूप से बताया है कि डील में एग्रीकल्चर यानी कि खेती और अनाज को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों पर काम चल रहा है। कॉमर्स मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने भी ये साफ कहा है कि एफटीए पर काफी प्रोग्रेस हुई है और ये डील आने वाले महीनों में तय होने की दिशा में है। ये डील एक बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट का संकेत है। भारत और ईयू के बीच व्यापार बैरियर कम होंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसान होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लो को बूस्ट मिलेगा। और ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन सकती है। यूरोप शायद टूट नहीं रहा, लेकिन वो डेफिनेटली बदल रहा है, स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड सिस्टम से एक फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम की तरफ। इतिहास बताता है कि जब भी ग्लोबल पावर बैलेंस चेंज होता है तो कुछ कंट्रीज पीछे रह जाती हैं और कुछ आगे निकल जाती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, असली सवाल ये है कि कौन समय की चाल को समझ रहा है।